सभी एटोमियंस को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज से अ, हम लोग एक Q&A सेशन शुरू करने वाले हैं ताकि मैं उन सारे सवालों के जवाब दे सकूं जो आप पूछना चाहते हैं, और कुछ ऐसे जो मुझे भेजे गए हैं काफ़ी वक्त से। मैं ऐसे सवालों के जवाब देना चाहता हूं जो डिस्कस करना मुश्किल है रेगुलर सेमिनार्स के दौरान। अ, और मुझे लगता है कि ये वक्त हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पहला सवाल, आपने कहा कि हम कंज्यूमर्स को जिस तरह चाहे वैसे बातें समझा सकते हैं। क्या सच में हम इसे किसी भी तरह से कर सकते हैं? आपका इस बात से क्या मतलब था? चलिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या कहना है तो जो चाहे वो कहिए। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो दिमाग में जो आए वही कह दीजिए। जो आपका मन चाहे वो कहिए। आ, हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा था कि आपके जो मन में आए वो कहिए आप। अ, आपके दिमाग में जो आए वो कहने के लिए मैं आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि काफी लोग दबाव महसूस करते हैं एक सेल को पूरी करने की तैयारियों में। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे से तैयार हैं, तब भी जब आप एक बार फील्ड में जाते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फंस जाएं। तब काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने आप से निराश हो जाएं क्योंकि वो अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते, और इससे वो हौसला गवा बैठते हैं और डिस्करेज्ड हो जाते हैं वो। अ, मेरा मानना है कि अपना खुद का एक मार्केटिंग का तरीका ढूंढना या बनाना और सेल्स करने का तरीका तभी तैयार हो सकता है जब आप मार्केट में उतार चढ़ाव से गुजरे। फील्ड में आपकी सक्सेस या आपका फेलियर जो है आपकी नॉलेज का सोर्स बनेगा, और ये नॉलेज आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। पर हाँ, एकेडमिक या सिस्टम के नॉलेज के हिसाब से अपने आप को तैयार करना कुछ लोगों के लिए ये जरूरी हो सकता है और उनकी शायद ये मदद भी करे। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हैं, उनके लिए ये पढ़ना और तैयार होना सेल्स के लिए बहुत भारी हो सकता है। तो शायद इस दबाव में आकर वो काम ही छोड़ दे, और वो भी शायद शुरुआती दौर में ही। साफ कर दूं, जब मैं कहता हूं कि आपके मन में जो है वो कहिए, उसका मतलब ये है कि आपकी गलती और कोशिशों से आपको अपनी सच्ची नॉलेज मिलती है, और मेरा ये मानना है मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। इसीलिए आपको बस फील्ड में जाना है, बाहर जाइए और लोगों से बात कीजिए जैसे कि आपकी ट्रेनिंग हो रही हो। आप इसे करेंगे 1 बार, 10 बार और फिर 100 बार, और जल्द ही आप इसमें माहिर हो जाएंगे। आप सब बस बैठे मत रहिए, जाइए, जाइए, निकलिए, जाइए फील्ड में। मैं यही समझाना चाहता हूं जब मैं कहता हूं कि आपके मन में जो है आप वही कहिए। कैसा लगा? इससे मदद मिली? अगला सवाल है कि क्या फर्क है महत्वाकांक्षा और सट्टेबाजी में? काफी लोग हैं जिनको फर्क समझ में नहीं आता महत्वाकांक्षा और सट्टेबाजी में, क्योंकि मैं पिछले कई इवेंट से सट्टेबाजी को अवॉइड करने के लिए एम्फेसाइज कर रहा हूं। मैंने देखा कि काफी लोगों को गलत समझ है महत्वाकांक्षा की। ये लोग गलत काम करते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं हायर मास्टरशिप पाने के लिए। उन लोगों के लिए ये गलत बातें ही उनकी महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा और सट्टेबाजी एटमी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं 3 महीने के अंदर एक सेल्स मास्टर बन जाऊंगा। कुछ लोग इसको सट्टा लगाना बोलते हैं। ये कसम उनके लिए सट्टेबाजी की तरह ही है। मैं ये मानता हूं कि अपनी सफलता के लिए एक सही लक्ष्य और सही टाइम को सेट करना बहुत बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है
कि जब आप अपने लक्ष्यों को तय करते हैं वक्त और मास्टरशिप के लिए, तब आपके पास एक अच्छा प्लान होता है जिससे आप उसे हासिल कर सकते हैं। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप गलत तरीके अपनाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो एटमी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसे कि अपने क्रेडिट कार्ड को ओवरचार्ज करना, लोगों पर ज्यादा खरीदारी का दबाव बनाना या सेल्स के लिए गलत तरीकों को अपनाना, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। ये गलत तरीके कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक सही महत्वाकांक्षा वो है जहां आप सही काम करते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है एक सेल्स मास्टर बनना या 50 घरों को जोड़ना अपने हर एक लेग के साथ, और आप कसम खाते हैं कि आप उनको ऑटोमेटिक कंज्यूमर्स बना देंगे। मतलब आपको हर एक लेग में 50 हाउस होल्ड चाहिए 3 महीनों के अंदर। इस उम्दा प्लान के साथ आप कड़ी मेहनत करते रहे, इसे मैं कहता हूं सही महत्वाकांक्षा। एक और उदाहरण है, अगर आप एक डायमंड मास्टर बनना चाहें, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपके पार्टनर्स ऑटो सेल्स मास्टर्स बन सके आपके दोनों लेग्स में, ताकि वो वक्त रहते अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। अपनी महत्वाकांक्षा को जानने के लिए आपके पास निर्धारित लक्ष्य होने चाहिए। महत्वाकांक्षा पूरी तरह से महत्वपूर्ण है और ये बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षी बनिए, अपने लक्ष्य तय कीजिए, एक वक्त निर्धारित कीजिए और कसम खाइए अपने लक्ष्यों को समय रहते ही हासिल करेंगे। हमेशा पूरी मेहनत कीजिए। तो अगला सवाल क्या है? हमें क्या करना चाहिए जब एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसी तरह के प्रोडक्ट्स के साथ और इसी तरह की मार्केटिंग प्लान के साथ एटमी को चुनौती दे? ये है सवाल। हाँ, ये सवाल दरअसल नया नहीं है। हमें ये पूछा गया है हमारे शुरुआती दौर से। हाँ, एटमी का मार्केटिंग प्लान कॉपी करना बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केटिंग प्लान हम समझाते हैं हर उस इंसान को जो जानना चाहता है। इसको कॉपी करना काफी लोगों के लिए आसान होगा, ये कोई सीक्रेट नहीं है। कुछ सदस्य हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर भी फिक्रमंद है। उनकी चिंता है कि शायद दूसरी कंपनियां हमारे प्रोडक्ट्स को कॉपी करने की कोशिश करें या उनका कॉन्सेप्ट अच्छी क्वालिटी कम दाम में, दूसरे शब्दों में एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। हाँ, जरूर दूसरी कंपनियां ऐसे आइडियाज के साथ आ सकती हैं। अगर ये नई नई कंपनियां हमारी मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को कॉपी करना चाहते हैं, क्या वो हमसे बेहतर परफॉर्म करके दिखा सकते हैं? दरअसल सवाल ये है, क्या ये प्रतिद्वंदी सच में हमको हरा सकते हैं? मैं आपको इसका जवाब देता हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी एक ऐसी चीज से नहीं चलते जो दिखती है। हर चीज जो हम देख सकते हैं, जो दिखता नहीं है उससे आता है। जो चीज मायने रखती है वो बुनियाद जिस पर हम खड़े हुए हैं, हमारा हौसला और हमारा परिवेश, जिसका नतीजा है एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। बिजनेस की किताबें सिखाती हैं कि बिजनेस करने का मकसद है कि आप मुनाफा कमाएं। यही सोच चली आ रही है बहुत सालों से और इस पे ज्यादा कोई बहस भी नहीं करता। लेकिन मेरे पास इसके बारे में एक दूसरी सोच है। बिल्कुल, एक बिजनेस को चलते रहने के लिए ये जरूरी है कि वो मुनाफा कमाए। हालांकि मेरी सोच यहां बदल जाती है कि सिर्फ मुनाफा ही मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि दरअसल एक बिजनेस का मकसद होता है लोगों की मदद करना। क्या ये बिजनेस लोगों के लिए है? मैं हमेशा कहता हूं हमारे एटमी के एम्प्लॉइज को, कंपनी के लिए आपको कोई भी बलिदान देने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी सोच शेयर करता हूं अपने एम्प्लॉइज के साथ कि उन्हें कंपनी के सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए ताकि उन्हें खुद के लिए खुशी महसूस हो। हम अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए अपने मेंबर्स का फायदा उठाना ना तो मान सकते हैं और ना ही किसी को करने देंगे।
मेरा मानना है कि एटमी सफलता का एक दूसरा नाम बन जाएगा और एक खुशी का ठिकाना हर एक सदस्य के लिए। मैं चाहता हूं कि एटमी वो जगह बन जाए जहां हर एक एटोमियन एक खुशहाल जिंदगी जी सके। इस हौसले में एटमी ने जन्म दिया हमारे कंपनसेशन प्लान को और हमारे मैस्टीज स्ट्रैटेजी को। बाकी कंपनियां बड़े आराम से कॉपी कर सकते हैं जो ऊपरी सतह पर दिख रहा हो, पर मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो क्या ऐसा कर सकेंगे कि वो लोग हमारी कंपनी की फिलॉसफी को भी कॉपी कर लेंगे जो लोगों को पसंद करती है। क्योंकि दरअसल इस तरह की कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे बेचैनी है, पर मेरे अंदर विश्वास भी है। मैं सच में कई कंपनियों को हमारी तरह काम करते हुए देखना चाहता हूं। यह मेरी दिली इच्छा है कि दूसरे बिजनेस कॉपी करे वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हमारी कंपनी का। ये बहुत खूबसूरत चीज होगी। इस तरह मेंबर्स आसानी से काम कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर पूरी तरह भरोसा करके। एक कंपनी जो इतनी अच्छी हो, आप जरूर उसे आगे बढ़ाना चाहेंगे अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों के लिए। क्या मुझे फिक्र करनी चाहिए कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी, हमारी कॉपी कर ली जाएगी? इस बात से फिक्रमंद होने के बजाय मैं खुश हो जाऊंगा अगर बहुत सारी कंपनियां एटमी की तरह हो जाए, जितनी चाहे उतनी कंपनियां हो जाए। अब क्या आप फिक्र करना बंद करेंगे ये देखकर कि एटमी की तरह बहुत सारी कंपनियां हैं? जो अगला सवाल है वो है क्लास और सोसाइटी के बारे में। मेरा क्या मानना है प्लास्टिक स्पून, सिल्वर स्पून एटसेट्रा के बारे में? यह बहुत बुरा है। लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्लास से क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या होगा? मेरा बैकग्राउंड है विंटेज प्लास्टिक स्पून्स। सीधी बात कहूं तो मैं पैदा हुआ था प्लास्टिक की स्पून के साथ, लेकिन अब मेरे पास चांदी की चम्मच है। आप कहां से आए हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप कहां जा रहे हैं वो जरूरी है। ये मेरी सोच है कि सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का सिर्फ ध्यान है इस स्पून थ्योरी के ऊपर। यहां पर एटमी काम आती है। एटमी का बिजनेस करते वक्त सिल्वर स्पून वालों का जरूरी नहीं है कि एडवांटेज हो, ना ही ये प्लास्टिक स्पूनर्स को किसी तरह का डिसएडवांटेज है। क्या अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा जीतते हैं? हमारे रॉयल लीडर्स क्लब में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने शायद अपने स्कूलिंग भी पूरी नहीं करी है। हाँ, किसी किसी के पास पीएचडी भी है, लेकिन मूल बात यह है कि हमारे सिस्टम के साथ आप शिक्षा के बिना भी सफल हो सकते हैं। क्या कम पढ़ाई लिखाई वालों के लिए यह बिजनेस सही नहीं है? वो लोग जो पैसों का इस्तेमाल करते हैं दूसरों के मुकाबले आगे बढ़ने के लिए, वो लोग सच्चाई से मीलों दूर हैं। ज्यादातर पुराने मेंबर्स जिन्होंने एटमी में सफलता हासिल करी बेहद गरीब थे। यहां तक कि मैं हूं सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग पॉपर। फिर से, चाहे आप अपने खुद के बहुत सारे पैसे लगाएं या चाहे ना लगाएं, ये आपकी सफलता के लिए ज्यादा कुछ नहीं करती। एटमी में सिर्फ आपका एटीट्यूड और आपका पैशन ही इकलौती ऐसी चीज है जो मायने रखती है। कितनी जल्दी आप अपने पार्टनर्स के साथ सफल होना चाहते हैं और आपके पास कितना प्यार है। अगर आपको हमेशा से लगता आया है कि आपको सफल होने के लिए कोई रोकता है क्योंकि आप गरीब घर से हैं, और अगर कहीं और आपको प्रोत्साहित नहीं किया गया हो जीवन भर आपकी मेहनत के लिए, इस मौके को दबोच लीजिए फिर से पैदा होने का, सिल्वर स्पून के साथ, एटमी के जरिए। इस तरह से सोचिए और अपने सर को ऊंचा रखिए। चलिए दोबारा जन्म लेते हैं, पर इस बार सिल्वर स्पून के साथ।
क्या आपको इस वक्त से मदद मिली? क्या मैंने आपके सारे सवालों के सही तरह से जवाब दिए हैं? मैं एक और Q&A सेशंस का इंतजार करूंगा आप सब एटोमियंस के साथ, ताकि मैं जवाब दे सकूं आपके सवालों का। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मेरे सारे प्यारे और आदरणीय एटोमियंस को। आज हम एक और Q&A सेशन करने वाले हैं ड्रीमी प्रेसिडेंट पार्क के साथ। आपने एक बार कहा था, अलग स्ट्रोक्स अलग लोगों के लिए, सेंटर तक जाने के लिए या सेल्स स्टाइल। आपने कहा था कि हर एक स्टाइल को सम्मान देना चाहिए जब बिजनेस को बढ़ाने की बात आए तब। ऐसा करना कुछ अनदेखे मुश्किलों को पैदा कर देता है जब टीम वर्क बनाने की कोशिश करते हैं तब फील्ड में। अलग अलग स्टाइल्स के बावजूद हम सबको एक साथ होना होगा सेंटर में और एक ही लक्ष्य की तरफ काम करना है जुनून के साथ। इस मुश्किल को मैं कैसे हल कर सकता हूं? ये था पहला सवाल। मुझे पूरी तरह से पता है कि आप किन परिस्थितियों से गुजरते हैं जब आप अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं और एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसके बारे में ढंग से सोचें, हमारी कोई भी ऐसे इवेंट्स नहीं हैं जो बहुत आसान हो। सिर्फ तभी जब दो अलग तरह के फोर्सेस एक साथ काम करते हैं, एक तरह की एडेड वैल्यू पैदा हो सकती है। इससे मेरा मतलब कुछ इस तरह का है। एटमी में हमेशा एब्सोल्यूट क्वालिटी को माना जाता है और एब्सोल्यूट प्राइस को। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स क्वालिटी गुड्स बेचते हैं पर ऊंचे दामों पर, और कम क्वालिटी की चीजें कम दामों पर। ऐसा ही होता है। आप सोचेंगे कि इस तरह की स्ट्रैटेजी दरअसल आसान होगी, लेकिन उन लोगों का काम दरअसल काफी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के काम काफी सारे लोग कर रहे हैं, तो उस जगह पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पर उसी वक्त हमने चुना कि हम एक अनजानी जगह की तरफ बढ़ेंगे। ये बिल्कुल आसान रास्ता नहीं है और इसमें कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद एक बार चुनने के बाद यह रास्ता सफलता की ओर ले जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के दो रास्ते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना ऑर्डरली फैशन में एक सैनिकों के ग्रुप की तरह। मजबूत को रखना और कमजोर को हटा देना मुश्किल नहीं है। ये दरअसल काफी आसान है और काफी लोग ये तरीका जरूर चुनते हैं। एक और लीड करने का तरीका है लाजे फेयर। ये ज्यादातर कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं और वो अपने मेंबर्स को जो चाहे वो करने देते हैं, और ये तरीका भी काफी लोग अपनाते हैं और ये भी काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरी नजर से ये दोनों तरीके ही एक तरह की मुश्किल पैदा करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? लोग हर तरह के ही होते हैं। वो जैसे हैं उसकी आपको इज्जत करनी चाहिए, तब भी जब आप ग्रुप के कॉमन ग्राउंड को देख रहे हों, और उसे एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर्ड बॉडी में मिला दे। इस फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस को सूझबूझ चाहिए होती है और ये आपको एक एडेड वैल्यू देगी। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं कि आसान रास्ता चुनते हैं और ज्यादा मुश्किल रास्ते पर जाने के लिए डरते हैं। मैं आपको बताता हूं आसान क्या है। एकदम स्पष्ट तरीके से अपने नियमों को बनाएं। अपने फॉलोअर्स को बताइए कि जो ध्यान दे रहा है वो रहेगा, जो ऐसा नहीं करेंगे वो नहीं रहेंगे। बहुत आसान है ये। अपने मन में जो है वो करिए वाला मेथड एक और बिना एफर्ट के तरीका है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। हमें एकजुट होना होगा और एक साथ जुड़ना होगा और अपने लक्ष्यों को, हर एक इंसान की यूनिकनेस को पहचान कर उसकी इज्जत करनी होगी हमें। ये वो तरीका है जो हमें फॉलो करना है। जब कंपाउंडिंग की बात आती है
और हमारे मतभेदों को जोड़ने की बात आए, सबसे बढ़िया जोड़ने वाला तरीका है जिसे हम कहते हैं प्यार। दूसरे शब्दों में भाईचारा और प्यार। हर एक इंसान के अलग हालात के बारे में सोचकर और उन लोगों को कुछ राहत देकर कोशिश कीजिए उन्हें प्रोत्साहित करने की, उन्हें गाइड कीजिए और सफलता की तरफ सही रास्ते पर उनको लीड कीजिए। यही सच्चे लीडर्स करते हैं। मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा एक ट्रू लीडर कैसा होता है। एक सच्चे लीडर को कुछ मुश्किल करने में मजा आना चाहिए। जहां तक मेरी सोच है, मैं अपने एम्प्लॉयज को कहता हूं कि वो कंपनी के रूल्स को फॉलो करें, पर मैं उन्हें रूल्स को ना मानने की सलाह भी देता हूं ताकि वो मेंबर्स के रिक्वेस्ट को पूरा कर सके। मैं ये दोनों ही बात कहता हूं। कंपनी के नियमों का पालन करना बहुत आसान नहीं है जब आप हर एक मेंबर की अलग अलग हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये किसी भी तरह से कोई आसान काम नहीं है। मैं कह रहा हूं और ट्रेन कर रहा हूं हमारे एम्प्लॉयज को ज्यादा केयरिंग होने के लिए और हर एक मेंबर के हालातों की तरफ संवेदनशील होने के लिए, अब पहले से भी ज्यादा। मैं एम्प्लॉयज को कहता हूं कि वो प्यार दिखाएं मेंबर्स की तरफ। दोस्तों, प्लीज इस पर सोचिएगा, इस आइडिया पर कि जब दो अलग अलग चीजें एक साथ होती हैं, हम कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो और जिसकी ग्रेट वैल्यू हो। दूसरा सवाल, मैं सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं जो सिर्फ छोटे लेग्स के बारे में सोचते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते रहते हैं छोटे और बड़े लेग्स के बारे में। मैं ये सोचता हूं, क्या आपके बिगर लेग में स्टार मास्टर्स और रॉयल मास्टर्स हैं? अगर ऐसा है तो सच में ये एक बहुत बड़ी लेग है। अगर आप इंपीरियल मास्टर बनने की राह पर हैं, जो रॉयल मास्टर और क्राउन मास्टर बनने के बाद आता है, आपके पास बहुत सारे रॉयल मास्टर्स होने चाहिए और स्टार मास्टर्स आपके दोनों लेग्स में। जिनके पास कोई भी मास्टरशिप होल्डर्स नहीं है, अपने बड़े लेग्स में भी उन लोगों को अपने बड़े या छोटे लेग्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उनकी बहुत कम सोच है एटमी बिजनेस की तरफ और उन्हें इस तरह से व्यवहार करना बंद करना चाहिए। मेरे लिए एक एक छोटा लेग है और दूसरा उससे भी छोटा लेग है। वो दोनों ही छोटे लेग्स हैं। आपको इस बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। दोनों के बारे में सोचिए अपने छोटे लेग्स के रूप में और अपना स्पॉन्सरिंग का काम करते रहिए पूरे वक्त। एक बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कब आपका स्मॉलर लेग कब आपका बिगर लेग बन जाए। इस बिजनेस में आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आप किसके साथ और कब जैकपॉट हिट करें। निष्कर्ष ये है कि आपको अपने दोनों लेग्स के बारे में सोचना चाहिए। काफी सारे सफल रॉयल लीडर्स के बीच में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जहां छोटे लेग बड़े लेग्स को पिछाड़ चुके हैं और इसीलिए कहानी पूरी बदल गई काफी बार। हाँ, मैं समझ सकता हूं ज्यादा ध्यान देना छोटे लेग की तरफ, क्योंकि कॉम्पनसेशन उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। ये बिल्कुल सामान्य है। फिर भी आपको दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्लीज इस अहम बात को दिमाग में रखिएगा। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि क्यों आपको अपने बड़े लेग्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बाद में जब आपके दोनों लेग्स बड़े हो जाते हैं और आप एक सफल लीडर बन जाते हैं जिसको बहुत बढ़िया कंपनसेशन मिलता है, जब आप बहुत पैसा कमाते हैं, अगर आपके पार्टनर्स आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी सफलता असल में सिर्फ आधी ही सफलता है। इसीलिए बहुत सारा पैसा कमाने के साथ आपको एक पूरी तरह से सम्मानीय लीडर बनना चाहिए।
जब आपके दोनों लेग्स छोटे होंगे, आपको अपने बड़े लेग को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके दोनों छोटे लेग और सबसे छोटे लेग दोनों का ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? अगला सवाल। मैं ये काफी बार सुनता हूं। मैं आपको एक लाइन बनाकर दूंगा। मैं आपके लिए एक लाइन का ख्याल रखूंगा। एक बाइनरी बिजनेस को करने का सही तरीका क्या है और किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं? वाह, क्या बढ़िया सवाल है ये। मुझे लगता है इसके बारे में सही तरह से समझाने के लिए मुझे चॉक बोर्ड पर ड्रॉ करना पड़ेगा। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का बढ़िया तरीका। मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो सबसे सटीक तरीका हो। मैं आपको बताता हूं जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई है। ये कुछ ऐसा है। मैंने सुना है कि एक चीज है जिसे कहते हैं स्पॉन्सर लाइन। स्पॉन्सर लाइन को ओरिजिनल लाइन भी कहा जाता है, जिसका ख्याल पूरी तरह से स्पॉन्सर रखेगा। इसीलिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप बी लाइन का ख्याल रखें और बाकियों का अपने आप ध्यान रखा जाएगा। ये इंसान यहां दूसरों को भी यही बात कहता है। आपको सिर्फ एक लाइन का ध्यान रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक है। इस केस में ये इंसान इस लाइन का ध्यान रखेगा इस तरह से, और ये इंसान यहाँ इस ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखेगा इस तरह से। ये लाइन यहाँ एक और ओरिजिनल लाइन बन जाती है इस इंसान से, और ये इंसान यहाँ अपनी ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखेगा और एक और जने को कहता है कि अपने सिर्फ ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखे। पहली नजर में ये दरअसल बहुत बढ़िया आइडिया दिखता है। ये इंसान यहाँ इस तरह से आगे बढ़ता है और ये इंसान इस तरह से आगे बढ़ता है, और ये इंसान आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ये इंसान सफल हो जाता है, ये इंसान सफल हो जाता है, ये इंसान सफल हो जाता है, ये भी सफल हो जाता है, और ये भी सफल हो जाता है, और ये इंसान निकल जाता है इस तरफ अपनी ओरिजिनल लाइन के साथ, और वो सिर्फ अपनी ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखेगा। लोग सोचते हैं कि इस तरह से काम चलता है। लोग सोचते हैं कि ये दरअसल एक लाइन की मार्केटिंग है, जो कि बाइनरी मार्केटिंग करने से काफी आसान लगता है। ये एक बहुत ही लुभावना तरीका हो सकता है। ये इतना लुभावना लगता है कि काफी लोग इस जाल में फंस जाते हैं। इस वजह से मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा। क्या मुश्किलें आ सकती हैं इसको इस तरह से करके। कोरिया की नेटवर्क मार्केट हिस्ट्री में ये कुछ होने वाली मुश्किलें हैं जो इस तरह का काम पैदा कर सकता है। मान लीजिए कि पर्सन ए को कहा गया कि एक लाइन का ध्यान रखा जाएगा और उसे सिर्फ अपनी लाइन का ध्यान रखना है। पर्सन ए की लाइन बहुत आसानी से नीचे गई इस तरह, क्योंकि उसे सिर्फ एक लाइन के बारे में सोचना था। उसका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका विस्तार हो गया। चलिए एक और स्पॉन्सर के नजरिए से इसे देखते हैं। यहां इसके पास एक बी लाइन होनी चाहिए थी। यहां जरूर उसकी बी लाइन इस तरह बनी होगी। जब स्पॉन्सर की लाइन यहां पर अच्छा काम कर रही है, क्या वो ज्यादा लोग जोड़ेगा इस लाइन पर, या वो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वहां अपनी बी लाइन पर? यह बात साफ है कि बी लाइन पर ज्यादा लोगों को जोड़ने पर उसके लिए ज्यादा लाभ होगा। अगर ऐसा होता है, वो इंसान जो इस लाइन का यहां ध्यान रख रहा था, ये मानकर कि ये लाइन बड़ी है और अब स्पॉन्सर की लाइन को अचानक एक अनदेखे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, उस इंसान के लिए ये लाइन बन जाती है बिगर लेग और ओरिजिनल लाइन छोटी लाइन बन जाती है। उसे कहा गया था कि स्पॉन्सर्स लाइन ओरिजिनल लाइन है और बड़ी लेग है, और उसे दूसरे लाइन पर फोकस करना है। पर अब उसे इस तरह की मुश्किल हो रही है। आखिर में जो दूसरा स्पॉन्सर था और पर्सन ए लड़ने लग जाते हैं, जिससे ये पूरी चीज ध्वस्त हो जाएगी।
कुछ बहुत मुश्किल हालातों में। ठीक है, मैं इस लाइन के साथ जुड़ा रहूंगा। अगर तुमने अपनी बात नहीं रखी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो दुश्मन बन जाते हैं और हालात और बिगड़ जाते हैं, जिससे कि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। दरअसल ये हालात हुए जब इस इंसान की लाइन अच्छी बन गई, इस इंसान की लाइन बड़ी हो गई, पर उसे कहा गया था कि ओरिजिनल लाइन गारंटीड होगी। फिर भी इस तरह की मुश्किल से बचा नहीं जा सका। एक और मुश्किल जो हो सकती है इन हालातों में, ये कि ओरिजिनल लाइन बड़ी हो जाती है पर आपकी लाइन नहीं, क्योंकि आपकी लाइन बड़ी नहीं होती, आप कोई पैसे नहीं बना रहे, जिससे और ज्यादा मुश्किलें पैदा होती हैं। एक और सबक, शुरू करने के लिए ये कोई अक्लमंद तरीका नहीं है। इस बढ़िया से संतुलित ग्रुप के बीच इस बढ़िया से संतुलित ग्रुप के बीच और ये यहां पर उल्टी हुई ग्रुप, अगर इन दोनों ग्रुप का सेल्स एक बराबर हो, क्या ग्रुप ए या ग्रुप बी ज्यादा कॉम्पनसेशन लाएंगे अपने मेंबर्स के लिए? ग्रुप ए के मेंबर्स या ग्रुप बी के मेंबर्स? साफ तौर पर ग्रुप बी के मेंबर्स। और मैं आपको बताता हूं क्यों। इस इंसान को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, इसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, इसको भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, पर उसी समय इस इंसान को कंपनसेशन मिलता है, इसको भी, और इसी तरह आगे भी। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपनसेशन मिलता है। इस ग्रुप में कुल लोग जिनको कंपनसेशन मिलता है वो ज्यादा है, तो ये बढ़ सकते हैं, एक साथ मिलकर और दूर तक एक दूसरे को संभाल सकते हैं। ठीक उसी वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि मेंबर्स को अपनी मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से बिजनेस करना बिल्कुल ही व्यर्थ है और सिर्फ एक लाइन पर निर्भर करना मेन लाइन के तौर पर बहुत ज्यादा फलदायक नहीं है। इसके बजाय जब एक स्पॉन्सर और एक पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत करके एक संतुलित ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, काम बहुत ही आसानी से होता रहेगा। एक और ध्यान देने वाली चीज, इन हालातों में याद रखने के लिए, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनको महसूस होता है कि उन्हें भरना होगा इन खाली जगहों को और लाइनों को जोड़ना होगा, ताकि ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स की तरह दिखे। ये एक और बहुत सामान्य तरीका है इस सब को बिगाड़ने का। दूसरे शब्दों में, आप फ्रेम करेंगे अपने स्ट्रक्चर को एक तरह से और हर स्पॉट को नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। स्पॉन्सर नए लोगों को उनकी जगहों के हिसाब से अपनी सही जगह पर रखते रहेंगे। ये एक और बिल्कुल बेवकूफी भरा तरीका है बिजनेस करने का। ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। हाँ, और ये आखिरकार जरूर फेल होगा। आप एक बैलेंस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना चाहेंगे, एक पेड़ की तरह जिसकी टहनियां बाहर की तरफ बढ़ती हैं। आपको इसे नेचुरल तरीके से बढ़ने देना चाहिए। हर एक लाइन को भरने की जल्दबाजी मत कीजिए या इसे एक परफेक्ट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश मत कीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों में से कोई भी तरीका प्रभावशाली नहीं है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए आपके पास दो लोअर मास्टर्स होने चाहिए आपके दोनों लेग्स पर। यह दरअसल बहुत स्मार्ट तरीका है काम करने का। उदाहरण के लिए, डायमंड मास्टर बनने के रास्ते पर आपके पास एक सेल्स मास्टर होना चाहिए यहां और एक और सेल्स मास्टर यहां। इस तरह आपके पास दो सेल्स मास्टर्स होने चाहिए हर एक लेग में। यहां पर दो सेल्स मास्टर्स लगाने की वजह से और वहां पर दो सेल्स मास्टर्स लगाने की वजह से इस चीज का डर रहता है कि दोनों में से कोई एक निकल जाएगा। इसीलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए यहां पर सबका अच्छे से ख्याल रखना। यहां पर जितने ज्यादा मास्टरशिप होल्डर्स होंगे उतना अच्छा है। यहां दरअसल आपको ऐसा करना चाहिए, चार ऐसे अच्छे होने वाले लीडर्स को ढूंढिए अपने हर एक लाइन में और एक तरीका ढूंढे एक साथ सफलता हासिल करने का, और इस तरह से टीम वर्क को डेवलप कीजिए। इस लाइन के लिए भी यही बात है।
जब ये सही तरीके से नीचे जा रहा है, आपको कोई यहां मिलेगा और आपको कोई यहां पर मिलेगा, जिससे कि आप अच्छी सी टीम बना सके। आपको एक दूसरे की तरफ एक अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि आप सब एक ही रास्ते से चलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसका मतलब नहीं है कि आप बेफिक्र रहें और इन लोगों को यहां फेंक दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। इस इंसान के अच्छा करने के लिए इसकी ये लाइन बहुत बढ़िया से यहाँ नीचे जानी चाहिए और वो लाइन वहां उसको भी नीचे जाना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे कि ताकि ये इंसान यहां और ये इंसान यहां सफल हो सके। आपको देखना होगा पूरे नेटवर्क को सूझबूझ के साथ इसको ढंग से चलाने के लिए। लेकिन एक बार जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, चीजें आपके लिए काफी कठिन हो सकती हैं। इस वक्त एटमी का सक्सेस सिस्टम काम आता है। आप सब कुछ खुद ही नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए हमारा सिस्टम। सक्सेस एकेडमी के साथ एक दिवसीय सेमिनार्स या सेंटर मीटिंग्स जो हर दिन होती है, आप उनको उस सेमिनार में ले जा सकते हैं, जिसके लिए वो सफल हो पाएंगे आपके लिए। बात सही है ना? Q&A ड्रीमी हानगिल पार्क के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से आपको कुछ फायदा हुआ हो। अब सिर्फ 1 महीना रह गया है, वक्त सच में उड़ जाता है। उम्मीद है आपका क्वार्टर अच्छा जाएगा और नई एनर्जी के साथ आइए नए साल में दोबारा मिलेंगे। कोरिया के सभी एटोमियंस को जिनको मैं प्यार करता हूं और इज्जत करता हूं, सबको मेरा नमस्कार। नहीं, पूरी दुनिया भर में। आइए सब मिलकर शुरू करते हैं एक एनर्जी से भरे तालियों के साथ। तालियां! चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। इस बिजनेस को करते वक्त आपने हमसे कहा था, हमें सिर्फ जरूरी अमाउंट को स्टॉक करना चाहिए। इसका असल मतलब क्या है? और ये ही सवाल है। मैंने ये बात कही थी कि उतना ही खरीदे जितनी आपकी जरूरत है अपनी जरूरतों के लिए। कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको अपनी इन्वेंट्री स्टॉकअप करने की जरूरत महसूस होती है, उनके बढ़ते बिजनेस के लिए शायद इस चीज को लेके थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं समझ सकता हूं। फील्ड में दरअसल क्या होता है कि आपको सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट नहीं चाहिए होते, पर सैंपल्स के लिए भी, कंज्यूमर्स को दिखाने के लिए, और कभी कभार कंज्यूमर्स को डिलीवरी करने के लिए ठीक उसी वक्त। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में आपके पास काफी बड़ी इन्वेंट्री होनी चाहिए। पर कभी कभार लोग ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनकी उनको जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ध्यानपूर्वक मेंबर्स को कहता हूं कि वो सिर्फ उतना ही खरीदे जितनी उनको जरूरत है। जरूर ऐसे लोग भी हैं जो अपनी इन्वेंट्री स्टॉकअप कर सकते हैं जितना वो चाहे। मेरा एक दोस्त भी है जो बहुत अमीर है। वो इस बिजनेस को इस तरह करता है कि वो इन प्रोडक्ट्स को भेजता है अपने सभी जानने वालों को। फिर वो उन्हें कहता है कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी है और इनके दाम भी अच्छे हैं। तो अगर उन्हें अच्छा लगे, उन्हें उससे ऑर्डर करना चाहिए। वो लोग जो अपनी गाड़ियों को भरना चाहते हैं, हर आइटम के 5 से 10 सैंपल्स के साथ एक्टिव सेल्स करते हैं कस्टमर्स के पास जाकर। वहीं पे गुड्स की डिलीवरी करना और एक ही बारी में बड़े ऑर्डर्स देना, क्योंकि बार बार ऑर्डर करना मुश्किल है। इस तरह से मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो आप जरूर कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि दिक्कत वाले केसेस क्या होते हैं। चलिए मान लीजिए कि कोई इंसान उधारी पे बहुत सारा सामान खरीदता है और उसे वो सारा सामान बेचना होगा अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए अगले महीने। अगर वो अपने सारे प्रोडक्ट्स ना बेच पाए तो उसे उधारी लेनी पड़ेगी किसी और क्रेडिट कार्ड से, और इस तरह से उधारी बढ़ती ही जाएगी। ये है वो हालात जिसके खिलाफ मैं बोलता हूँ। आपको अपनी इन्वेंट्री को कभी स्टॉक अप नहीं करना चाहिए।
असल बात यह है कि क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर एक इंसान का है, हर किसी के पास अपना तरीका होता है इस बिजनेस को करने का। एक तरीका जो आपके लिए काम करता है, जरूरी नहीं है काम करेगा दूसरों के लिए। उदाहरण के लिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास काफी पैसा है, उसे अपने पार्टनर्स को यही करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा यह है कि जो इस बिजनेस को कर रहा है, एक बारी में थोड़े थोड़े आइटम्स खरीद के अपने आर्थिक दिक्कत के कारण दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए जो बाकी ज्यादा गुड्स खरीदे क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि काफी लोग सोचते होंगे कि इन्वेंटरी में पैसा लगाने पर वो खुले दिल से सैंपल्स दे सकते हैं और सफल होने के ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हैं क्योंकि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आप शायद सफल नहीं हो सकेंगे। मैं बताता हूं कि आपको अपनी सफलता कैसे मिलती है और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बाहर फील्ड पर काम कर सकते हैं। एक छोटी इन्वेंट्री होने का क्या नुकसान है? लगातार ऑर्डरिंग ही सिर्फ एक दिक्कत है, बस इतना ही। जो लोग बहुत ज्यादा टाइट बजट में हैं, वो भी सफल हो सकते हैं अगर वो इन दिक्कतों के बावजूद बहुत कड़ी मेहनत करें। अगर आप कुछ वक्त के लिए बहुत मेहनत करें तो इतना वक्त नहीं लगेगा जिससे कि आसानी से आप एक बड़ा इन्वेंट्री अफोर्ड कर सके। आपकी मुश्किलों के दिन बस कुछ ही हैं और वो दिक्कतें जो आपके सामने आएंगी वो बस थोड़े से वक्त के लिए ही है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि कोई विक्टिम नहीं होना चाहिए। क्या जो मैं कह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? अगला सवाल। मैं बहुत हताश हूं अपने पार्टनर के ऊपर जो मुझे छोड़कर दूसरे डाउनलाइन में चली गई है। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं और सहानुभूति है। मैंने ऑटो सेल्स मास्टर ट्रेनिंग के दौरान इस टॉपिक को भी कवर किया था। ये होता है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे, आपका टूटा हुआ दिल वापस से जुड़ जाएगा। आइए वो क्लिप देखें। हाँ, ऐसे भी स्पॉन्सर्स हैं जो अपने डाउनलाइन को दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छा सपोर्ट करते हैं। फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि आप बात करें गुड ग्रुप्स या गुड डाउनलाइन के बारे में। ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। हमारा सिस्टम है बाइनरी मार्केट, है ना? मान लीजिए ये लाइन यहां बढ़िया चल रही है एक अच्छे स्पॉन्सर की सहायता से, जबकि यहां की लाइन थोड़ी मुश्किल में है एक बुरे स्पॉन्सर की वजह से। आप सोच सकते हैं कि आप बेहतर रहेंगे इधर जाकर। अगर एक इंसान इस लाइन पर आता है तो क्या होगा? जो इंसान यहां है वो पैसे नहीं बनाता है ना? हाँ, आप उम्मीद करेंगे कि ये इंसान बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। बस, लेकिन इन लेग्स में भी एक काफी बेहतर होगा दूसरे के मुकाबले। यही सही है ना? इस इंसान के नजरिए से ये जबरदस्त था जब ये सारे लोग यहां आ गए सीधा उसके पास। लेकिन अब इस ग्रुप में एक नया ट्रेंड आ गया है कि आप सफल हो सकते हैं सिर्फ अच्छे लाइंस और अच्छे स्पॉन्सर्स के जरिए। तो आपको इधर उधर घूमना चाहिए। ये लोग भी यहाँ देखते रहते हैं कि कौन सी लाइन किससे अच्छी है ताकि ये उस लाइन में चले जाए। तो फिर यहाँ पर इस इंसान का क्या? ये बिल्कुल भी पैसे नहीं बनाता। ठीक यही चीज होती है यहाँ पर। एक बड़ा है दूसरे से। उन्हें कहाँ जाना चाहिए? अच्छे लाइन की तरफ, है ना? ये प्लान बर्बाद कर देगा सबको जो इसमें शामिल है। आपको अच्छे शब्द या अच्छे डाउनलाइन जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कभी भी। क्यों? आप सब सफल होंगे और रॉयल मास्टर्स बनेंगे, है ना? जब आप आखिरकार सफल होंगे, आपके पास तब भी होगी एक अच्छी लाइन या बुरी लाइन या छोटी लेग, ये जरूर होगा। आपके अंडर में वो जरूर रहेंगे। चलिए मान लेते हैं आप सफल हो गए दूसरी लाइन से दूसरे लोगों के ज्वाइन करने की वजह से, क्योंकि उन्होंने माना कि आप ज्यादा अच्छे स्पॉन्सर हैं।
ये जबरदस्त नहीं होगा अगर आपके दोनों लाइंस आगे बढ़े बिल्कुल एक समान एक तरह से, तब तक जब तक आप जिंदा हैं। मैं आपको एक ग्रुप दिखाता हूं जिसके पास एक परफेक्ट बैलेंस है। यहां ये ग्रुप बिल्कुल बैलेंस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक चमत्कार की तरह। फिर भी इसके पीछे कुछ है, आइए देखते हैं। इस लाइन में भी एक अच्छा है दूसरे से। क्या आप देख नहीं सकते कि यह जरूर होगा? अगर ये दोनों लाइंस परफेक्टली बैलेंस हो तो भी आगे लंबे समय में बड़े लेग्स और छोटे लेग्स जरूर जरूर होंगे। तो सारे लोग यहां भाग जाते हैं इस अच्छे ग्रुप की तरफ। ये इंसान पैसा नहीं बना सकता। क्या चाहे जो भी हो जाए वो यहां रहेगा या चला जाएगा? वो यहां से निकल जाएगा। लोग इसे पहचान पाएंगे, वो कहेंगे वाह, एक बार जब आप ऊपर होते हैं आप किसी भी वक्त नीचे गिर सकते हैं। ठीक वही चीज दोबारा होती है, एक साइड बहुत बड़ी हो जाती है और दूसरा साइड बिल्कुल छोटा। तो जो लोग यहां थे अब इस तरफ चले जाते हैं। इस तरह की चीज बिल्कुल हो सकती है एक बाइनरी सिस्टम के अंदर। क्या ऐसा कोई तरीका है कि इसको सिस्टमैटिकली होने से रोका जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इस घटना को कैसे रोका जा सकता है। बाइनरी, टर्शियरी, मैट्रिसेस, चलिए इन सारे स्पॉट्स को भर देते हैं और इस तरह आगे भी सही और बराबरी के साथ ये सारे स्पॉट ठीक तरीके से भर देते हैं। लक्ष्य था कि सब एक साथ अमीर बन जाएं, पर किसी के पास पैसे नहीं आते। ये सिस्टम बस कुछ महीनों में ही खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा सिस्टम 3 महीने भी नहीं चल सकता। तो क्या बच गया? मोनो मार्केटिंग। असल में मोनो मार्केटिंग हुआ करती थी। 2 लाइनें मुश्किल हैं तो क्यों नहीं एक लाइन? क्या हम एक लाइन सिस्टम के साथ आगे बढ़े? मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मोनो मार्केटिंग कैसे काम करता है। एक बार आप साइन अप करते हैं, पूरी दुनिया एक लाइन में काम करेगी और आखिरकार सब आपके पास आकर रुकेंगे। आपके नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, चीजें ऊपर जाएंगी यहां और वहां, और आपको कंपनसेट किया जाएगा अलग अलग लेवल से। इसमें अब एक प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, आपने साइन अप कर लिया। ये जो इतनी मुश्किल भरी रिक्रूटिंग हुई, यहां हजारों स्पॉन्सर्स की वजह से आकर रुक जाएंगे आपके नीचे। ये सब आपके नीचे आ जाते हैं, ये अच्छी बात है ना? बहुत बढ़िया। चलिए ऐसा ही करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसके साथ दिक्कत क्या है। इनमें से बहुत सारे लीडर्स देर सवेर रिक्रूटिंग करना बंद कर देंगे। क्यों? कोई ज्वाइन करेगा और वो आ जाएगा आपके नीचे। किसी को रिक्रूटिंग की फिक्र नहीं है और हर कोई इंतजार कर रहा है कुछ होने का। तो क्या ये लाइंस नीचे की तरफ जाती रहेंगी और रुक जाएंगी? ये जरूर रुक जाएंगी। बड़ा प्लान ये था कि हर किसी को एक ही लाइन में सेट कर दिया जाए और आराम से पैसे बनाए जाए और उन पैसों को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। दरअसल इस दुनिया में कोई कुछ कर नहीं रहा। आखिरी बात ये है कि सफलता की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता है, या सिर्फ एक रास्ता हमारे जैसे ऑर्डिनरी इंसानों के लिए सफल होने का है, बाइनरी सिस्टम। खास तौर पर हमारा सिस्टम जिसमें कमीशन का स्टेबल यूनिट अमाउंट है और जिसमें हाई सेल्स होती है जबकि कोई एंट्री या मेंटेनेंस फीस नहीं है। एटमी की कमाई बस बढ़ती ही जाती है। शुक्रिया हमारे मेस्टीज मेथड का। हम सिर्फ हमारे मार्केटिंग प्लान से हमारे सेल्स को बनाए नहीं रखते हैं। हमारा खुद का मार्केटिंग प्लान बढ़ते हुए कमाई के लिए बहुत कमजोर स्ट्रक्चर है। हमारी बढ़ती कमाई की फिर ताकत क्या है? हमारा प्रोडक्ट। इस तरह से हम रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ compete कर सकते हैं सही तरीके से। तो क्या आप अभी भी एक अच्छे लाइन को ढूंढते रहेंगे या अपना मुंह बंद रखेंगे जब आप किसी एक को देखेंगे? हमें कभी तुलना नहीं करनी चाहिए अच्छी लाइंस या बुरी लाइंस की। इसीलिए हम एटमी में एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, है ना? क्या सिर्फ अच्छी लाइंस के मेंबर्स को इजाजत मिलती है सक्सेस या वनडे सेमिनार्स अटेंड करने का? नहीं, कोई भी हमारे सेमिनार्स में आ सकता है। इसीलिए जब तक आप एक स्पॉन्सर के रूप में अच्छी तरह से काम करते रहेंगे, अपने लोगों को सक्सेस एकेडमी में लाकर और वनडे सेमिनार्स में, आप सब सफल हो सकते हैं। हमारा सिस्टम इसी तरह बनाया गया है। मैं आप लोगों को अपने आप में काम करने के लिए नहीं कहता, वो दिए बिना।
एक भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जिनके पास इतना अच्छा सक्सेस सिस्टम हो। मैं चुनौती देता हूं।